हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डी के सोनवानी सर। एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और मैंने आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अब सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको जो क्लासेस मिलेगी वो एमसीक्यू बैच मिलेगी। ठीक है ना। जितने भी क्विज हैं या फिर एमसीक्यू है या क्वेश्चन आंसर्स है, सारे वो थ्योरी क्लास हो जाने के बाद ही वो अपलोड होंगे। जैसे कि मैंने अभी सेल थ्योरी क्लास अभी प्रोवाइड नहीं कराया है, उससे पहले ही आप लोगों को 2 क्लास एमसीक्यू बैच कर मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये आज का वीडियो जो रहेगा ये सेल पे रहेगा। सेल का पूरा थ्योरी जितना भी है आज मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा इस वीडियो में, जिसके बाद आप एमसीक्यू बैच में जाके सारे एमसीक्यूज़ और उसके मल्टी ऑप्शनल चीज़ें जाके देख सकते हो और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा रहेगा सेल के ऊपर। सेल जनरली हर इंसान को पता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी, चाहे कोई भी फील्ड का इंसान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या फिर अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी फील्ड या कोई भी कोर्स का स्टूडेंट हो, सेल या कोशिका के बारे में नहीं जानता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कारण कि ये जो सेल है ये बचपन से हमको पढ़ाया जाता है, 6th क्लास से ये हमारा पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रॉक्स सभी लोगों को पता होता है कि सेल क्या है, एटलीस्ट सेल क्या है वो तो पता है। सेल कोशिका क्या होती है, कोशिका के बाद ऊतक क्या होती है, शरीर के अंग कौन से होते हैं, ये सारे तो पता है। शरीर के अंग तो हमको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि बाहरी शरीर के अंग कौन से हैं, आंतरिक शरीर के अंग कौन से हैं, तो ये हमने जनरली पढ़ रखा है। पर अभी उसके बाद भी जो सेल है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको अगर हम डिटेल्स में पढ़ें तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ ये देती है। तो आज हम वही करने वाले हैं, जिसमें हम सेल के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। कब इसकी डिस्कवरी हुई, कौन सा प्रिंसिपल इसको दिया गया, यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। सेल में कुछ ऑर्गेनल्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें हम एक एक करके आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ और स्लाइड हम एक एक करके स्क्रॉल करते हुए सारी चीज़ों को सीखेंगे। शुरू करने से पहले वही डायलॉग, वही बात फिर से दोहराऊंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है ना, जिससे हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। देखो, एक भी सब्सक्राइबर आ जाता है हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि हाँ, कोई तुम्हारा वीडियो देख रहा है और उसको पे हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है ना, ये सारा जितने भी पढ़ाई की चीज़ें हो रहा है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट को ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो खास करके जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें। यह स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए होगा, यह वीडियो जो सेल है 11th 12th या 10th या 9th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ जिसमें आपको समझ में नहीं आए। मैं बारीकी से सरल भाषा में आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, सेल थ्योरी। ठीक है ना, सेल थ्योरी को समझने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, क्या होती है सेल, व्हाट इज सेल। ठीक है, मैं सीधे थ्योरी में जा रहा हूँ। सेल का डेफिनेशन सभी को पता है, इसलिए मैं उतना उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। सेल जनरली हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ होता है। देखो, हर चीज़ जो है ना कोई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उसका छोटा ना छोटा कोई चीज़ होगा और वो छोटे छोटे चीज़ मिलके ही आपको क्या है, कोई चीज़ को बनाते हैं। जैसे कि आइटम्स ले लो, आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेते हैं, आपके कोई भी एलिमेंट्स को बना लेते हैं, तत्व को बनाते हैं, तत्व मिलके कोई कंपाउंड को बनाएंगे। इस तरह से वो क्या है, आगे बढ़ते रहता है सीक्वेंस। फिर मिक्सचर बनता है, मिक्सचर के बाद बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे, तो वो सारे चीज़ वो बनते रहता है। तो वैसे ही इंसान के साथ होता है। ठीक है ना, इंसान भी क्या है, कोई ना कोई छोटे चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, यह चीज़ पहले पुराने ज़माने में किसी को नहीं पता होता था, लेकिन एक बंदा आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, 1965 में उन्होंने क्या किया, सेल का खोज कर लिया। कोशिका क्या होती है उस चीज़ का उन्होंने पता लगाया। उन्होंने ये पता लगाया कि इंसान का शरीर भी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है, जैसे कोशिका कहते हैं।
और ये कोशिका जो होती है शरीर का संरचनात्मक इकाई होती है और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। यह सारे तरीके से काम कर सकता है और एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा सकता है, ये सेल ऐसा होता है, ठीक है। सबसे छोटा अगर हम सेल निकालें हमारे बॉडी में से, सिंगल सेल अगर हम निकालते हैं तो एक अकेला सेल वो जीवित चीज़ कहलाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग की बात है कि देखो हम बहुत सारे जीवित चीज़ों से मिलकर बने, ठीक है ना। कहा जाता है कि अप्रोक्स 1200 मिलियन सेल जब एक साथ जुड़ते हैं तब जाके एक इंसान का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो लगभग 1200 मिलियन सेल आपके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अंदर है, तब जाके आप एक इंसान बन पाए। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक जो हमारे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या कर लिया, सेल की खोज कर लिया, ठीक है। सेल का या कोशिका का कोई डेफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ठीक है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सिंपल सा डेफिनेशन है, सारे बुक्स में आप देखोगे तो सेम टू सेम यही मिलेंगे आपको। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, एनिमल बॉडीज भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टडीज हुई कि सेल आखिर होता क्या है, किस बेस पे काम करता है, ठीक है। तो स्लीडन और स्वान जो करके दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल थ्योरी दी है, ठीक है। जो स्लीडन आए थे, मैथियस स्लीडन 1838 में आया था, 1838 में आया था, और जो थियोडर स्वान है 1839 में आया था। दोनों ने सेल प्रिंसिपल प्रोवाइड कराया, दोनों ने क्या किया, सेल के बारे में प्रिंसिपल दिया। और सेल प्रिंसिपल या सेल थ्योरी इसी को कहते हैं। ये क्या बोलता है, देखो सेल थ्योरी बोलता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, सारे चीज़ें या सारे जीव जंतु कोशिका से मिलकर बनी हुई हैं, पहली बात। दूसरा प्रिंसिपल हमारा कहता है सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। दुनिया में सबसे छोटा अगर जीवित प्राणी देखा जाए तो वो सेल होता है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा ये कहता है। तीसरा देखो, सेल अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल है ऑटोमेटिक नहीं बनता है, वो कोई सेल से निकलकर ही बनता है। तीसरा थ्योरी, तो ये तीन थ्योरी ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। लास्ट में देखो, ऑल सेल टुडे रिप्रेजेंट एज अ कंटिन्यूअस लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द फर्स्ट लिविंग सेल। इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले कोई सेल बना होगा और उसी सेल से डिवाइड हो के बहुत सारे सेल बने और वही आज बनते जा रहे हैं। तो एक तरह का ये कहा जाए कि जैसे इंसान में होता है कि हर इंसान का पहले सपोज दैट कि दुनिया में सबसे पहले दो इंसान रहे होंगे, वो दो इंसान के द्वारा ही सारी दुनिया बसाई गई, सारे इंसान आए। वैसे ही सेल के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले पूर्वज सेल आए और वही पूर्वज सेल क्या हुए, डिवाइड होते जाए, अपने से एक रिप्रोडक्शन करते गए, डिवाइड होते गए सेल में, और वो क्या है बहुत सारे सेल बनाते गए और आज वही सेल डिवाइड होते आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है। चलते हैं सेल थ्योरी में बहुत और आगे, ठीक है ना। सेल थ्योरी में आगे चलने पे क्या पता चलता है, देखो सेल साइज इज लिमिटेड। क्या है, सेल का साइज लिमिटेड है, सेल साइज लिमिटेड। ए सेल साइज इंक्रीज, इट टेक्स लॉन्गर फॉर मटेरियल टू डिफ्यूज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। किसी भी सेल को अपना साइज बढ़ाना है तो सेल के भीतर जो कंटेंट प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, उसके अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, सेल के साइज में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। सेल के अंदर चीज़ें भर दो, ऑटोमेटिक सेल बड़ा हो जाएगा। जैसे इंसान को बहुत सारी चीज़ें खिलाते हो, खाया पिया अच्छा खासा मोटा हो जाता है, वैसे ही सेल के बारे में भाई ज़्यादा बड़ी चीज़ लॉजिक है नहीं है। सेल को आप क्या करो, अच्छा न्यूट्रिशन दो, सेल ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा साइज में, ठीक है ना। इसको वर्क कराओ। चलिए, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यस अ सेल इंक्रीज इन साइज, द वॉल्यूम इंक्रीज 10 टाइम फास्टर देन सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है, सिंपल सा है। सेल अपना साइज तो इंक्रीज करता है, लेकिन सरफेस एरिया से भी 10 गुना ज़्यादा वो क्या करता है, अपना साइज इंक्रीज कर सकता है। सेल थ्योरी में जाते हैं, देखो सेल के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
सेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ज़्यादातर आपको सेल गोल दिखाया जाता है, राउंड शेप में दिखाया जाता है, लेकिन सेल ज़रूरी नहीं है कि वो गोल शेप में हो। सेल इरेगुलर शेप में हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी शेप हो सकता है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इन चीज़ों पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सेल थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी में आगे आप देख सकते हैं कि किसी भी सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे नहीं है कि आँख खोले और ऐसे देख लिया और सेल दिख गया, हाँ ये तो इतना बड़ा सेल है, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सेल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। जनरल माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो सिर्फ सेल का आप छोटा सा हिस्सा ही देख पाएंगे, उसको ऐसा आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ एक राउंड शेप में कोई चीज़ है। पर अगर आपको इसके अंदर की चीज़ें देखना है तो आपको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लेंस उसमें यूज होता है, ठीक है। तो वो सारे कुछ आपको दिखा देगा सेल के अंदर, अरे इसमें तो साइटोप्लाज्म है, इसमें लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारे कुछ आपको दिख जाएंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए लाइट माइक्रोस्कोप देखो, लाइट कैन रिजॉल्व स्ट्रक्चर देन 200 नैनोमीटर पार्ट। लाइट माइक्रोस्कोप है जनरली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होता है, जिसमें एक मिरर होता है, लाइट मिरर, उसको फोकस करके अपन क्या करते हैं, स्लाइड पे फोकस करो और आपको वो दिखा देगा कि हाँ जनरली ठीक है यार, ये अपना क्या है, सेल है। वही चीज़ बोला गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, जब मैग्नेटिक का लेंस का यूज होता है इसमें, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या करता है, 0.2 नैनोमीटर स्ट्रक्चर को भी आपको अच्छे से दिखा देगा, बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर को आपको दिखा देगा। चलिए आगे बढ़ता है, सेल थ्योरी में आगे चलते हैं भाई। ऑल सेल हैव कंटेन स्ट्रक्चर इज अ कॉमन, ठीक है ना। ज़्यादातर देखा जाए तो जो हर सेल होता है उसके अंदर के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है। कुछ सेल में ऐसा होता है, कुछ चीज़ एब्सेंट होती हैं, लेकिन अप्रोक्स देखा जाए तो हर सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, हर सेल में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, हर सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा जो जरूरी चीज़ है, गोल्जी बॉडी मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, दैट इज़ अ कॉमन थिंग हर चीज़ में, हर सेल, चाहे वो एनिमल सेल ले लो आप, ठीक है ना, ठीक है। अलग अलग सेल होता है जनरली, देखो आप लंग्स का सेल है तो नीमोसाइट बोलते हैं उसको, हड्डी का सेल है तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। लीवर का सेल है तो उसको क्या बोलते हैं, कुपर सेल वगैरह आते हैं लीवर में। तो वो सारे सेल क्या आते हैं, सब सेल अलग अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर जो मिलेगा, सेप मिलेगा, साइटोप्लाज्म वही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वही रहेगा, न्यूक्लियस वही रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही रहेंगे आपके, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो देख सकते हो, ठीक है। ये देखो जेनेटिक मटेरियल, क्या बोला है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जनरली, जेनेटिक मटेरियल ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है उसमें, ठीक है, कंसिस्ट रहता है। अगर आपके पापा का हेयर जो है ब्लैक है, मम्मी का हेयर भूरा, ठीक है ना, ब्राउन है, अब ये इंफॉर्मेशन कोई एक जीन है जिसके डीएनए में क्या है, कोडिंग हो रखा है कि हाँ मम्मी का हेयर ब्राउन है और पापा का हेयर ब्लैक है, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन ब्लैक और ब्राउन का किसी जीन में बना हुआ है, ठीक है ना। अब वो जब वो जीन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा उनके बच्चों में, तो कोई एक कलर देखने को मिलेगा बच्चे के ऊपर। हो सकता है बच्चे का बाल जो है क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए या ब्राउन हो जाए। जो जीन जितना ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाए, अगर मम्मी का जीन ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाया तो बच्चे का बाल ऑब्वियसली है कि भूरा ही रहेगा, ब्राउन ही रहेगा। लेकिन अगर पिताजी का क्या हो गया, उसका जीन अगर आपको क्या देखने को मिल गया, ठीक है ना, अगर उसका जीन एक्टिव हो गया तो क्या होगा, बच्चे का हेयर जो रहेगा ब्लैक आएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल आपके रहते हैं, ठीक है ना। चलिए
अब जनरली आपको पता होगा कि 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बाद में और पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा नंबर आप देखो तो ये है साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइडी मैट्रिक्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के भीतर प्रेजेंट फ्लूइड को बोला जाता है। सेल के भीतर प्रेजेंट ये फ्लूइड और सेल ऑर्गेनल्स को एक साथ हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, पहले लिख लो यार, साइटोप्लाज्म क्या है भाई? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वह चीज़ होता है जो क्या है, सेमी फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है, सेल के भीतर होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात इसके बारे में क्या है, लिक्विड पोर्शन और ऑर्गेनल्स पोर्शन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तीसरा अगर इसके बारे में एक चीज़ और आता है, साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल, साइटोसोल, साइटोसोल वह चीज़ होता है, अगर आप क्या करो, एक सेल ले लो, सेल के भीतर से जितने भी सेल ऑर्गेनल से रिमूव कर दो, हटा दो, बाहर कर दो, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर कर दो, सारे हटा दो, ठीक है ना। सेल के अंदर सिर्फ फ्लूइड पोर्शन रख दो। तो ये जो अगर सेल के भीतर आपने फ्लूइड पोर्शन रखा है तो ये आपका साइटोसोल कहलाता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको आप माइंड पे रखने, बिल्कुल रखेंगे माइंड पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास में आप देख सकते हो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ दोहरी झिल्ली होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जो है हर सेल में प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज अ कॉमन थिंग। इनके बगैर सेल बन ही नहीं सकती, ठीक है। जरूरी चीज़ है सेल को बनाने के लिए, इनके बगैर सेल जिंदा भी नहीं रह सकती है। चलिए अब देखो, आप जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियस पढ़े, न्यूक्लियस जो है उसका ब्रेन का काम करता है, सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ही रहता है और वो सारा रूल रेगुलेशन सेल के ऊपर वही कराएगा भैया कि किसका रिप्रोडक्शन कराना है, किसको बाहर भेजना है, किसको अंदर लेना है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कराना है, लिपिड का फॉर्मेशन कैसे कराना है, सारा न्यूक्लियस करता है। ब्रेन होता है जनरली, न्यूक्लियस जो होता है सेल का ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म लिक्विड है, वो सर्कुलेशन का काम करता है। जैसे बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड घूमता है ना, तो वैसे ही सेल के भीतर साइटोप्लाज्म घूमते रहता है। और जब साइटोप्लाज्म घूमते रहता है उसको बोलते हैं अपन साइक्लोसिस, याद रखना, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज अ प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म सर्कुलेट इनसाइड द सेल दैट लीड्स टू प्रॉपर, क्या बोल सकते हैं यार उसको, दैट लीड्स टू प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये क्या करता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आयंस आते हैं, उसको प्रॉपरली सप्लाई कर सके। इसलिए साइक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलेशन होता है सेल के अंदर, आप रिमेंबर रखेंगे, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे। फास्फोलिपिड, पहली बात इसने क्या बोल दिया, बाइलेयर है, ठीक है ना। बाइलेयर मतलब दोहरी झिल्ली, फर्स्ट झिल्ली है और दूसरी झिल्ली है, ठीक। अगर ये सेल, ये समझो सेल के अंदर की चीज़ है, ठीक है, इधर ये सेल के बाहर वाली चीज़ है, ठीक। अब ये जो दोहरी झिल्ली होता है किससे मिलकर बना होता है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन से, ठीक है ना, प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। इसका काम ये होता है कि ये जो देखो, एक तो फास्फेट वाला एरिया जो होता है वो हेड वाला पोर्शन बनाता है, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको और अच्छा पता होगा। और जो लिपिड वाला पोर्शन होता है वो टेल बनाता है, ठीक है ना। इसके वजह से क्या होता है, जो हेड वाला पोर्शन है हमेशा वाटर के अट्रैक्ट में रहता है और जो टेल वाला रहता है वाटर से दूर रहता है, क्योंकि लिपिड कभी भी आपके वाटर से घुल नहीं सकता, ठीक है ना, मिक्स नहीं हो सकता हो। ये आवाज़ कर रहे हैं बाहर से, बहुत आवाज़ आता है, कारण कि आज मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा आपको बाहर की आवाज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेड वाला पोर्शन किससे बना है? फास्फेट से। फास्फेट क्या हो सकता है, वाटर में घुल सकता है, इसलिए इसका जो नेचर है हाइड्रोफिलिक है, अट्रैक्ट टू द वाटर, ठीक है, जो वाटर से जुड़ा हो। लेकिन जो टेल पोर्शन है किससे है? लिपिड से मिलकर बना है।
अब लिपिड क्या कभी वाटर में घुल सकते हैं? नहीं घुल सकते, इसलिए लिपिड का पोर्शन हमेशा दूर रहेगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा, जो वाटर से डरता हो, ये नेचर का रहता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जरूरी हैं हमारे कोई भी सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेल 2 तरह के सेल होते हैं जनरली, अभी तक डिवाइड किए गए हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। तो उन्हीं में हम पढ़ेंगे भाई कि प्रोकार्योटिक सेल क्या है और यूकारियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल जो होते हैं जनरली ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियस को कोई प्रोटेक्ट करने वाला न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोलेमा बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोलेमा, याद रखेंगे। न्यूक्लियोलेमा, LEMA, ठीक है, न्यूक्लियोलेमा बोलते हैं। पहली बात ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, प्रोकार्योटिक सेल लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के क्या है, जो ह्यूमन वाले यूकारियोटिक सेल होता है ना, जो जीव जंतु में होता है, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को जो एक मेम्ब्रेन घेरे होता है, वो भी डबल लेयर वाला होता है, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा। उस न्यूक्लियोलेमा के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, ठीक है ना, केंद्रिका होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसको क्या है, ये न्यूक्लियोलेमा जो होता है, झिल्ली जो होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी चीज़ जो है वो एब्सेंट रहता है प्रोकार्योटिक सेल में। और प्रोकार्योटिक सेल ऐसे सेल होता है जैसे कि बैक्टीरिया का सेल हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, वायरस का सेल हो गया, इनमें क्या होता है, एब्सेंट रहता है न्यूक्लियोलेमा। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल, यू मस्ट रिमेंबर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट रहेगा, कारण कि न्यूक्लियोइड है तो, न्यूक्लियस है तो, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस, बस उसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रखना। चलिए, 2 तरह के सेल है, एरेचिया और बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें आप इन सेल को जब भी देखोगे आप बैक्टीरिया को, ठीक है ना, बैक्टीरिया सेल रहेगा, ठीक। बैक्टीरिया को आप जब भी देखेंगे, सेल के भीतर आपको ऐसे ऐसे तो मिल जाएगा, लेकिन सेल के चारों ओर जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपका मेम्ब्रेन है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसको एब्सेंट रहता है पूरा। ये जस्ट किस तरह से रहेगा अगर देखना चाहो तो आप, ठीक है ना, सेल और ये मिक्सअप वाला ये केंद्रक, बस कुछ भी तरीके से रहेगा, लेकिन एब्सेंट रहेगा आपका न्यूक्लियोलेमा, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल में और देखें क्या क्या चीज़ें होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल पोजेस जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियोटाइड, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक। प्रोकार्योटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती है अच्छे से आप ध्यान रखें। जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस में रहता है, जैसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म तो रहता है, सारे सेल में रहता है, चाहे प्रोकार्योटिक हो चाहे यूकार्योटिक्स हो, ठीक है। न्यूक्लियस भी हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा बिल्कुल, ठीक है। कवरिंग लेयर तो रहेगा, बिना कवरिंग लेयर कोई सेल बनेगा क्या, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल, ठीक। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाला जरूरी है, लेकिन कोई भी सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि प्रोकार्योटिक सेल में कभी भी सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर लेयर की एब्सेंट होता, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल ऐसे सेल है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स में कोई भी लेयर या मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज अ मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन यूकार्योटिक्स एंड प्रोकार्योटिक्स। प्रोकार्योटिक्स में मेम्ब्रेन एब्सेंट है कोई भी सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर, लेकिन यूकार्योटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इतना आंसर कर दो, कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं बोला है कि गलत है, आपको वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और प्रॉपर आपको मार्किंग देगा। चलिए, प्रोकार्योटिक सेल में देख सकते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखा दूँ अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक। ये देखो, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना, चलो इसमें देखो, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। दिस न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म जो ये आपको देख रहे हो, साइटोप्लाज्म, ठीक है। छोटे छोटे आप डॉट देख सकते हो, राइबोसोम है,
ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी मैंने डीएनए बता दिया, जो मिक्सअप रहता है, करप्टेड रहता है, ठीक है, मिक्स रहता है। कोई जैसे हमारा जो न्यूक्लियस है जनरली यूकारियोटिक का, वो गोल साइज में एक शेप बना के रहेगा, इसमें कोई शेप नहीं है भाई, कहीं भी फैलता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल, एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, देखो बैक्टीरिया के जो प्रोकारियोटिक सेल है ना, उनके बाहर एक सेल वॉल बनता है। उसका कारण ये है कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये लोग बहुत अनवांटेड यानी मौसम वाले इलाके में रहते हैं, जैसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में रह गए, कहीं ज़्यादा ठंड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक स्पोर जनरेट होते हैं इनके चारों, और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ये जो सेल वॉल है इनको बाहरी चोट लगने से बचाता है, ठीक है। ये कैप्सूल और फ्लेंजेस वगैरह सारे इनको मिलते हैं। फ्लेंजेस वगैरह क्या करते हैं, इसको मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, ठीक है ना, पिल्स बोलते हैं जिसको, फ्लेंजियम, ठीक है। ये सारे इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया जितने भी हैं सारे प्रोकारियोटिक सेल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकारियोटिक सेल के बारे में और चीज़ें अगर आप बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द सेल एंड मेंटेन द शेप, ठीक है ना। प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेल वॉल आगे देख लो, इट में कंपोज ऑफ पेप्टिक ग्लाइडन, ठीक है, पेप्टिक ग्लाइडन से मिलकर आता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में फ्लेजर प्रेजेंट होता है, बता दिया, जो मूवमेंट कराने में, एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। जनरली इससे बोलो तो प्रोकारियोटिक सेल का हाथ पैर यही है, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या है, हाथ पैर किसका है, बैक्टीरिया का, ठीक है। रोटेशन करने में मदद करता है। रोटेशन अगर हाँ कहीं पे उसको गोल गोल घूमना है, मोड़ना है जाते जाते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूंछ का इस्तेमाल करो। प्रोकारियोटिक सेल में वही तो पूंछ है, मतलब फ्लैजिला, ठीक। ये बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये आउटर लेयर, ये वो सारी चीज़ें। फिलामेंट जो मैंने बताया था, बाहर निकला हुआ रोए लाइक स्ट्रक्चर जो था वो यही है, ठीक है ना, जिसे फिल्स बोले अपन ने। चलो इस तरह से अंदर ये धंसा रहता है, ठीक है ना, अंदर ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से एम्बेडेड रहता है, ठीक है। आउटर लेयर, फिर उसके बाद अंदर का लेयर, ठीक, तो 2 लेयर तो हो गया, ठीक है। अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाई लेयर ही है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, सिंपल सा। तो दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि यार बैक्टीरिया जो आपके हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद कोई एक सेफ जगह पे, वो अलग अलग एरिया पे, ये खुले में घूम रहा है, ठीक है, कहीं कीचड़ में है तो कहीं ठंडे वाले इलाके पे है, तो उसको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, डिफरेंट तरह से मिल रहा है। तो जिस इन्वायरमेंट की तरह उसका जो क्या है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन का काम ये सेल वॉल देता है उसको, पूरा पूरा प्रोटेक्शन है भाई उसको, ठीक है ना, ग्रेड 1 की प्रोटेक्शन है। चलिए चलते हैं दूसरा, जो यूकारियोटिक सेल होता है उन पे। यूकारियोटिक सेल जो होता है हमारा इंसानों के अंदर प्रेजेंट होता है, जीव जंतु के अंदर प्रेजेंट होता है, पेड़ पौधों में, सब में। ये जो यूकारियोटिक सेल, देख ये बोला ये मॉडिफाइड सेल है। मॉडिफाइड सेल मतलब इसमें भैया ये 5G के जमाना वाला सेल है, इसके अंदर सब कुछ वेल बैलेंस्ड है, ठीक है ना। सारे जितने भी सेल हैं, ठीक है ना, सेल के भीतर जितने भी चीज़ आपके सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, सबके चारों ओर एक झिल्ली प्रेजेंट रहेगा, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ठीक है, सबके चारों ओर क्या मिलेंगे आपको, एक मेम्ब्रेन मिलेगा जो उसको कवर करके रखता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी हुई, ठीक है। चलिए चलते हैं, यूकारियोटिक सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, याद रखना पहली बात, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देन प्रोकारियोटिक सेल, मैंने बोला ना एडवांस है। प्रोकारियोटिक सेल से भी ज़्यादा एडवांस कौन है, यूकारियोटिक सेल। देखो एक चीज़ हम इनको बोल सकते हैं कि प्रोकारियोटिक सेल जो पुराने ज़माने का सेल है, कोशिका है, और यूकारियोटिक सेल जो है नए ज़माने का सेल है, एडवांस सेल है, ठीक है। वो 2G है और एक 4G है, समझ रहे। तो एडवांस कौन सा, यूकारियोटिक, जिसमें सारे कुछ बैलेंस है और सारे सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्शन दे के रखा है, इजीली डैमेज नहीं होता, ठीक है ना। आप इजीली बैक्टीरिया को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको उसकी कवरिंग जो सेल वाला है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन
अगर हम अपना क्या देखें, यूकारियोटिक सेल को देखें तो इसका सेल वॉल तो बहुत कमज़ोर होता है यार, सेल वॉल प्रेजेंट, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत वीक होता है, लेकिन अंदर भी क्या है, इसका सिक्योरिटी है। हर सेल ऑर्गेनल्स को तोड़ने से पहले उसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, देज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल से भी एडवांस कौन है अपना, यूकारियोटिक, ठीक। कंपार्टमेंटलाइज many cellular function within cell organelles and the endomembrane system। इसमें क्या बोला गया कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स में अलग अलग कंपार्टमेंट बनते हैं। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया जब भी पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चैम्बर होते हैं, एक आउटर चैम्बर और एक इनर चैम्बर। इनर चैम्बर वाले के एरिया में क्रिस्टी प्रेजेंट रहेंगे आपके, ठीक है, और अंदर वाले में हाइलोप्लाज्म, डिटोप्लाज्म जैसे चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। एक फ्लूइड रहता है जनरली, उसको आप फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है। प्रोसेस है साइटोस्केलेटन टू सपोर्ट द मेंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो बोले तो ये सेल की हड्डी बोल सकते हो इसको, कोशिका की हड्डी जो है यही है, ठीक है ना। अगर आप अपने शरीर में देखो, हमारे शरीर में क्या है, पूरा ढांचा है बोन्स का, ठीक है, बोन है, हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ये सारे अपने को क्या खड़ा रखा, चलने में मजबूती प्रदान कर रहा है, एक शेप दे के रखा है, यहाँ गोलू है, मोटू है, सारे कुछ करके रखा। वैसे ही सेल को क्या है, सेल में कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल के। अगर मैं बताऊँ किस तरह से काम करते हैं तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ड्रॉ करने पे देखो आपको क्या मिलेगा, सेल है, सेल के बाजू बाजू में से क्या ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स मिलेंगे इस तरह से। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, पिचकने नहीं देता भाई। ये सेल को शेप देता है, ओवल शेप, राउंड शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ये सारे इसी की करामत है। अगर ये सारे फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स हटा दो तो सेल पिचक जाएगा, ठीक है ना। सेल का नामो निशान नहीं रहेगा, मर जाएगा सेल बेचारा, ठीक है ना, पिचकू हो जाएगा। तो ये सारे कहानी इसके साथ हो जाएगा। तो साइटोस्केलेटन क्या है, सेल घोस्ट बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। साइटोस्केलेटन सेल की हड्डी वाली सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम बोल सकते हो, ढांचा देता है, सुरक्षा करता है। यूकारियोटिक सेल का देखो अभी यहाँ पे डायग्राम जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके चीज़ें देख सकते हो। चलिए, यूकारियोटिक, ये न्यूक्लियस देख सकते हो प्रॉपरली। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, आराम से देख सकते हो आप। ये साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा पूरा, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया ये है अपना, ठीक है। गोल्जी बॉडी ये आपका सारा मिल जाएगा, माइक्रोफिलामेंट इधर देख सकते हो। तो ये सारा हमारा सेल है। अब ये सेल के सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, वो सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, गोल्जी अपरेटस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनका काम क्या है। सेल वोमिटिंग क्या होता है, एक्जोसाइटोसिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे देखो इधर अभी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोक्सीसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे कुछ, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। वेसिकल्स का काम क्या होता है ये भी देखेंगे, गोल्जी अपरेटस क्या है, ठीक है। वेसिकल जब रैपिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करता है, तो सारे अपन देख लेंगे एक एक करके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सेल के बारे में और स्टडी करते हैं। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल अब ज़्यादातर इसमें चीज़ें अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, प्लांट सेल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कुछ नहीं है भाई, इसमें भी देखो आप लोग क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंपल सा फंडा, सेंट्रल वेसिकल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल भित्ति वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। यूकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल, ठीक है। यूकारियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। न्यूक्लियस, पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को हमेशा ब्रेन ऑफ दी सेल बोला जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन को न्यूक्लियस, इसका देख लेते हैं।
स्टोर जेनेटिक मटेरियल इन द सेल दैट फॉर्म मल्टीपल और लीनियर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर रिप्रेजेंट है, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल हम पहले ही बता चुके हैं, जो आपके पूर्वज में जो क्वालिटीज़ थी, काले थे, गोरे थे, ठीक है, आँख नीला था, काला था, जैसे भी उनके गुण थे, वो सारे गुण का इंफॉर्मेशन क्या है आपके जेनेटिक चीज़ों में क्या है, कंसिस्ट है, समाया हुआ है, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, वो सारा कहाँ है आपके न्यूक्लियस के भीतर है। चलिए, सराउंडेड बाई ए न्यूक्लियर इनवेलप कंपोज ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, 2 लेयर से घिरा रहता है, और जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जनरली प्रोटीन का यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोटीन से रहता है उसमें भी। ठीक है ना। इन क्रोमोसोम डीएनए इज ऑर्गेनाइज विथ प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमेटिन। ठीक है ना। क्या है, सिंपल सा फंडा आप देख लो, कोई भी डी और न्यूक्लियस उठाओ, न्यूक्लियस के अंदर चले जाओ, न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे इस तरह से एक कुंडली मार के धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जिसे क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, धागा नुमा आकृति। इसको आप अलग अलग करोगे, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, आपके क्रोमोसोम मिल जाएंगे। क्रोमोसोम को और अलग अलग करोगे, काट के देखोगे तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए को और करोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स को और अलग करोगे तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा अरेंजमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बारे में देख लो, ये क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप न्यूक्लियस को ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस को बाहर निकालो भाई, निकाल ली हमने बाहर। तो ऊपर का लेयर जो है, देखो इसमें छोटे छोटे क्या है, स्पोर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ऊपर का लेयर हमने क्या बोला, इसको न्यूक्लियोलेमा बोलता है। ठीक है ना। और इसमें छोटे छोटे स्पोर दिख रहे हैं। ये स्पोर क्या होता है, जनरली इम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या एक चैनल बनाते हैं। ठीक है ना, जिसको एक्वास्पोरिन चैनल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर बाहर जाने के लिए क्या है, छोटे छोटे छिद्र या दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही सारे कुछ प्रेजेंट होता है। अब देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमेटिन बोलता है। ठीक, क्रोमेटिन के अंदर ही कौन प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर कौन, डीएनए, डीएनए के अंदर कौन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को और करोगे तो फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, न्यूक्लियर लेमिना या न्यूक्लियोलेमा। ठीक, इस तरह से ये वर्क करता है। वो छोटा सा स्पोर के बारे में दिखा दिया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियर स्पोर। ये जो प्रोटीन के बने हुए चैनल्स होते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसमें ये देख सकते हैं प्रॉपर, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये फास्फेट का बना होता है, ये टेल वाला पोर्शन जो होता है लिपिड का बना होता है। हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, सिंपल सा बाइलेयर वाला सिस्टम है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको। यूकारियोटिक सेल में चलते हैं। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेगा, इसके भीतर देखने को मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इनसाइड द सेल। ठीक है, सबसे छोटी चीज अगर कोई पाया जा रहा है सेल के भीतर तो वो आपका राइबोसोम है। ठीक है, दैट इज सब प्रोटीन सिंथेसिस साइट इनसाइड द सेल। इसमें ही प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ में इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या करता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रोसेस कराता है जिसमें प्रोटीन बनता है। कभी हम फ्यूचर में उसको डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, चलिए, फाउंड विद इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट अटैच द इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सिंपल से, इसका उतना ज़्यादा नहीं। साइटोसोल साइटोप्लाज्म क्या होता है पहले डिस्कशन कर चुके, आगे चलते हैं, ऐसा ना हो कि क्लास बहुत बड़ा हो जाए। देखो, एक दिन में पूरा सेल कवर करना थोड़ा सा है मुश्किल, पर हम इसको पूरा आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देख लो क्या होता है, सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम है, सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। क्या होता है, बहुत सारे जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर क्या है, बहुत सारे सेल के मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन है जिससे वो कवर है। ठीक है ना, जैसे ये क्या हो गया हमारा,
माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक लेयर कवर कर रखा है। राइबोसोम है, राइबोसोम को भी कवर कर रहा है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी कवर कर रखा है। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है सेल के भीतर। पहली बात इसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। अब यही प्रोकार्योटिक सेल में देखोगे तो प्रोकार्योटिक सेल क्या है, एक बस कवरिंग मिल गया, उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है सारे मिक्सअप, यहीं दाल भात हो रखा, ठीक है ना, सब वहीं खिचड़ी बचा हुआ, ऐसे रहता है। लेकिन आपका यूकार्योटिक सेल जो है दैट इज वेल बैलेंस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है, चारों ओर एक मेम्ब्रेन, ठीक, चारों ओर क्या हो जाएगा, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाएगा। वैसे ही क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर भी बाकायदा एक मेम्ब्रेन। तो इसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेनस सिस्टम। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड सेल इनटू कंपार्टमेंट्स वेयर द डिफरेंट सेलुलर फंक्शन अकर्स, ठीक है। हर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट मिलेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कशन उसमें, आगे चलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल सी बात है, सेल के चारों ओर जो घिरा हुआ चीज़ होता है, उंगली नुमा आकृतियाँ, वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। गोल्जी अपरेटस मैंने अभी दिखाया था। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या है सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, ये फूटा तो गया काम से। इसके जो लाइसोसोम, लाइसोएंजाइम होता है उसका पीएच 5 होता है, 5 होता है मतलब हाईली एसिडिक होता है, ठीक है ना। एसिड है तो जला देगा सिंपल से। अगर ये भस्ट हुआ, फूटा तो सारा सेल गया। तो इसको बचाने के लिए क्या करे भाई, ऐसे चीज़ से दूर रहे। पहली बात रेडिएशन से दूर है, दूसरा हाईली एडवांस एंटीबायोटिक जो होता है, हाईली स्ट्रांग होता है, उनसे दूर रहे। जरूरत पड़ने पर ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस 108 वाला, 108 वाला नहीं होता भाई, वो तो वाइट ड्रेस वाला होता है ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इसका काम है, राइबोसोम है तो जनरली प्रोटीन बनाने का काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रोटीन जो है सेल के भीतर यूटिलाइज तो होता ही है, साथ में सेल के बाहर भी यूटिलाइज होता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज जो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है वो सेल के बाहर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो फ्री राइबोसोम होते हैं जो सेल के भीतर घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, ये जितने भी प्रोटीन बनाएंगे सेल के भीतर ही इस्तेमाल होंगे, बाहर साइड नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं आगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और पढ़े रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अभी भी पढ़े थे, जस्ट अभी मैंने वही बताया। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या होगा, कैफिंग का लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। 2 तरह का होता है, जिसमें क्या है, अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसमें क्या है, छोटे छोटे इस तरह से राइबोसोम चिपके तो वो रफ सरफेस बनाता है। जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके वो स्मूथ सरफेस बनाता है। तो स्मूथ वाले को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ वाले को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सिंपल सा डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन दैट क्रिएट द नेटवर्क ऑफ चैनल थ्रू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सिंपल सा। अटैच राइबोसोम टू मेम्ब्रेन गिव अ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैन बी सीक्रेटेड सेंड टू लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल सा, उतना ज़्यादा नहीं, पहले ही बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्पेशली फ्यू राइबोसोम, देखो पूरा तरह से स्मूथ नहीं होता, कहीं कहीं चिपका भी रहता है, ठीक है। देखो फ्यू राइबोसोम आर प्रेजेंट इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, दूसरी बात कैल्शियम स्टोरेज, तीसरी बात डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करता है, लिपिड का जो निर्माण होता है आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कैल्शियम का स्टोरेज आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तीसरा, कोई भी फॉरेन बॉडी आया तो ये क्या करता है, अपना एक एरिया हटाकर इसको वैक्यूल्स फॉर्मेशन कर लेता है, और वैक्यूल्स क्या करता है, अपने अंदर उस पार्टिकल को ले लेता है और इसको सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस करा देता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और आगे चलते हैं, आगे चलने पे देखो आपको इधर क्या मिल जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ देखो एक स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। ये तो स्मूथ वाला, ये स्मूथ है, और ये अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि झिझकें। ठीक है, देखो एक चीज़ होता है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। ठीक है ना, अभ्यास कर करके ही इंसान में क्या होता है, स्ट्रॉन्गनेस आती है। ऐसा नहीं कि तुम बोले यार एक दिन में सारी चीज़ हो जाए, नहीं होता। ठीक है ना, आपका काम है पढ़ना, एक दिन ऑटोमेटिक हर चीज़ आपके मुँह जुबानी होगी। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, ऐसा नहीं कि आप रट्टू तोता बनो। ठीक है, बिल्कुल रट्टू तोता ना बने। दूसरा हमारे पास देखो गोल्जी अपरेटस। ठीक, फ्लैटेंड स्टैक ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन। ठीक है, जनरल ये क्या है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस वाला सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। इनका काम मैं पहले ही बता चुका था, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका, गोल्जी अपरेटस का। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ दी सेल, दोनों याद रखना। किसको बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस को। ठीक है, सेल वॉल को जितनी चीज़ें चाहिए यहीं पे बनता है, जैसे कि फास्फोलिपिड, इधर ही लिपिड का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये गोल्जी अपरेटस का अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, गोल्जी अपरेटस हमारे पास है। ठीक है, ये सिस्टर्नी वगैरह अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप दो तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं इसके आगे। लाइसोसोम, ये अपना बदमाश, सेल का बदमाश अगर आप किसी को कह सकते हो तो ये है। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसिस मतलब क्या, तोड़ने वाला, फोड़ने वाला। ठीक है, सोम एक तरह का ऑर्गन जो सेल के भीतर प्रेजेंट है। तो लाइसोसोम वह ऑर्गन होता है जो तोड़ता है, नष्ट कर देता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम इसका मैंने पहले बताया, पीएच क्या है भाई इसका 5, हाईली एसिडिक। ठीक, अगर ये क्या हो गया, धोखे से टूट गया, आप बहुत रेडिएशन वाले इलाका में बहुत सारा एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बस्ट हो जाता है, पूरा सेल को खा जाता है, नष्ट कर देता है। कारण क्या, हाईली एसिडिक है। इससे निकलने वाला एंजाइम लाइसो एंजाइम कहलाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग किस कंडीशन में बोलेंगे, अगर ये फट गया और सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस कंडीशन में आप इसको सुसाइडल बैग बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल सेल है, कटा फटा कुछ भी नहीं है, तो उस सेल में इसका काम क्या है, उस सेल में ये क्या करता है, देखो, डिस्ट्रॉय सेल ऑफ फॉरेन मैटर दैट सेल हैज इनगल्फ बाय द फेगोसाइटोसिस। सेल ने क्या कर लिया, कोई चीज़ को अपने अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया से अपने अंदर ले आया। अब बाद में सेल को क्या पता चला कि यार ये जो हमने एंडोसाइटोसिस कराया है, ये चीज़ बहुत बेकार चीज़ हमारे साथ आ गया है। जरूरी थोड़ा कि सेल के अंदर अच्छे अच्छे चीज़ भी जाएँ। ठीक है, कभी कभी आप क्या जरूरी सही चीज़ खा ले तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके दोस्त ने गलती से आपको कड़वा चीज़ खिला दिया है, तो आप उसको निगल थोड़े लेते हो, आप उसको थूकते हो। वैसे ही इसका काम है। लाइसोसोम क्या कराता है, और धोखे से क्या हो गया, सेल के भीतर कोई ऐसा चीज़ आ गया जो सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसको ये लाइसोएंजाइम सीक्रेट करा के क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना, तो इसको गार्बेज सिस्टम बोलता है सेल का गार्बेज सिस्टम लाइसोसोम। ये अंदर के जितने भी कचरा है सारा सफाई यही करता है अपना, लाइसोसोम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा उसका प्रोसेस दिया हुआ। ठीक है, जनरली लाइसोसोम के बारे में एक कहानी और बताएं हम। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है, देखो आपका जो गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसका एक हिस्सा ऐसे टूट जाता है और वेसिकल्स बनाता है। वेसिकल्स के अंदर अगर लाइसोएंजाइम इकट्ठा हो गया तो ये बन जाता है लाइसोएंजाइम। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई वेसिकल्स है, इसके अंदर क्या होता है, अंदर की चीज़ को, कुछ चीज़ को बाहर करना, तो अपने अंदर इंगल्फ करके इसको एक्सोसाइटोसिस करा के बाहर कर देता है। तो ये सारे किसके भाई बहन हैं, गोल्जी अपरेटस के, ध्यान रखना। गोल्जी अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कंटेन एंजाइम्स, नो पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इतना ज़्यादा इनको पढ़ेंगे नहीं। माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, प्रॉक्सीसोम्स, गैलेक्सीसोम्स, ये सारे प्रेजेंट होता है। गैलेक्सीसोम किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। ठीक है,
ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग एंजाइम फैट्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, सारे एंजाइम इसी के भीतर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पेरोक्सिसोम है, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंट, ऑक्सीडेटिव जो नष्ट कर दे, ठीक है ना, चीज़ों को तोड़ने वाला क्या है, मॉलिक्यूल किसके आते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स आए, शुगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए, फैट के मॉलिक्यूल्स आए, तो सारे उनको कैटेलाइज कौन करेगा, ये पेरोक्सिसोम भैया। अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी। मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ कि एक अकेला सेल जो होता है सब कुछ कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, खा पी सकता है, ठीक है, एक्सक्रीशन कर सकता है, ठीक है, तो हर चीज़ करता है। वैसे ही सेल के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पेरोक्सिसोम अंदर, ये देखो डाइजेस्टिव एंजाइम सारे इसके अंदर रहते हैं। वॉक्यूल्स देखो, मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर विथ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक्यूल्स प्रेजेंट। सेंट्रल वॉक्यूल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सम प्रोटिस्टी में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज, ठीक है, मैंने वो बताया था जो गोल्जी बॉडी से एक पार्ट निकल के अलग हो जाता है, उसी को वेसिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वैक्यूल्स का काम जनरली देखो चीज़ों को बाहर फेंक देना, एक्सोसाइटोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, पहले ही आप तो पता है, तो ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये सभी तरह की यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इसके बगैर सेल कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास बड़े से बड़े मशीन हो, रखे रहो, पड़े रहेगा, लेकिन अगर आपके पास बिजली है तो वो सारे मशीन चलेगा, और बिजली नहीं है तो कारखाना बंद। वैसे इसकी कहानी है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। और इसका 2 चैम्बर होता है, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। अंदर का चैम्बर अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है, क्रिस्टी वगैरह प्रेजेंट रहता है, क्रिस्टी के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे F0 F1 पार्टिकल वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है। 2 ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करता है, वाटर और 2 पार्विक एसिड का, ठीक है, और ऑक्सीजन भी इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वेस्ट के रूप में। इसमें एक इम्पोर्टेंट साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। एक और साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलिए, एटीपी से ज़्यादा यही बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है। मैंने पहले बता दिया 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर चैम्बर होता है, एक इनर चैम्बर होता है। अंदर के चैम्बर को क्रिस्टी बोलते हैं, अंदर जो फ्लूइड है मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, कुछ आरएनए प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टेड सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। एक तरह का ऑटोमेटिक का सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हो। इसमें ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखा है डीएनए ने कि कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं इसमें और कुछ डीएनए भी, ठीक है ना। इसको ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चलता है, इसको किसी के आदेश मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। चलो इसको मैं और आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो आउटर चैम्बर, ये देख सकते हैं इनर चैम्बर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अब इधर मुड़े मुड़े क्रिस्टी कहलाता है। अंदर प्रेजेंट डीएनए को देख सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्रिस्टी के अंदर ही क्या होता है, ये क्रिस्टी के अंदर ही अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर में और जाओगे तो ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एटीपीएज एंजाइम रहता है। F0 पार्टिकल, F6 पार्टिकल, F5 to 6 पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल इसी में होते हैं, जिससे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, ये जनरली देखो ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये तो ज़रूरी उनके लिए जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें होता है, ठीक है। प्लांट्स में ये क्या करते हैं, पावर हाउस का काम करता है। क्लोरोफिल सनलाइट लेता है, पानी लेता है और इसका क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस करके ऊर्जा बना देता है, सिंपल से भाई। तो इसको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थैक्लोइड्स क्या होता है, अलग अलग मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन जो होता है थैक्लोइड्स होता है, ग्रेनल्स के वो बहुत सारे सिक्के के रूप में इकट्ठे हुए जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेना होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हरेदार, इसका कलर हरा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्टोमा, ग्रेनम्स देख सकते हो, ठीक है ना। ये सिक्केदार स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखे, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट है, एक पत्ती निकालो, ठीक है ना। स्टोमा मतलब एक छेद जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना।
चलिए थिक्लॉइड्स, ये पूरा सिक्के के जो कॉइन से उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेनम सिंगल को वन को बोलता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा एनर्जी बनाने का काम इधर ही होता है। सर्दी हो ना जाए मुझे आज। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेम वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लांट में होता है और एक सेल में होता है, ठीक है ना, तो उतना अपन उस पर फोकस ना करें। साइटोस्केलेटन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, साइटोस्केलेटन जो होता है। चलिए देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल को स्ट्रक्चर का क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर से तो स्ट्रक्चर देगा भाई। जैसे आप क्या करते हो, घर बनाते हो, घर बनाने से पहले उसमें क्या लगाते हो, रॉड लगाते हैं, तो वही रॉड क्या है, ये प्रोटीन फाइबर है जो सेल के भीतर लगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल को फिक्स रखता है, एक जगह पे बांधे रखता है, शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट्स हेल्प टू मटेरियल विद इन, ठीक है। अब क्या है, आपने घर बनाया, रॉड डाले, रॉड के अंदर सीमेंट भी तो डाल रहा है, तो वो सीमेंट क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है इन रॉड के बीच से मूवमेंट करता है। उसे बोला है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन फाइबर सेल को साइज तो दे रहा है, शेप और साइज तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में ये क्या करता है, मूवमेंट करने के लिए सेल को क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। साथ में अंदर जो साइटोप्लाज्म उसको साइक्लोसिस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए साइटोस्केलेटन के बारे में और अगर जानकारी है तो आप देख सकते हैं। एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड फाइबर है, ठीक है। इसका काम होता है सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, क्राउलिंग और पिंचिंग कराने में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कराता है देख लो, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है, सेल को मूवमेंट देने में हेल्प करता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो साइटोस्केलेटन में एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन जरूर याद रखना कारण कि एक्टिन बहुत अच्छा प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो फाइबर देख रहे हैं आप वही है, इस तरह से फाइबर प्रेजेंट होता है। सेल मूवमेंट में चले, सेल मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है, अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे हमने प्रोकार्योटिक में बोला फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट देता है, हाथ पैर बाइप से। सीलिया, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे बढ़ने में मदद करता है कोई भी सेल को, ठीक है। चलिए अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये किससे बना होता है, मायोसिन से, याद रखना। प्रोटीन मायोसिन से कौन है, सीलिया बना होता है, फ्लैजिला बना होता है, लेकिन आपका साइटोस्केलेटन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, याद रखना। सेल मूवमेंट देख सकते हैं, सीलिया फ्लैजिला दोनों से होता है, ठीक। तो ये उन्हीं के बारे में, ज़्यादा उससे अपन नहीं करेंगे। सेल मूवमेंट, फ्लैजिला और सीलिया, बस इतना इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, अब सेल के अंदर तो हमने सारे कुछ पढ़ लिया, सेल के बाहर अगर आप देखना चाहें जो इतना मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी मैं बता दे रहा हूँ। सेल वॉल, प्लांट्स, फंगाई, सम, ठीक है ना। अब सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, फंगाई में और प्रोटिस्ट में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अराउंड, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हो आप, ठीक है ना, हमारे इसमें भी है, ठीक। सेल वॉल, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ज़्यादातर आप देखोगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और फाइबर प्रोटीन्स, कोलेजन, ये सारे कुछ आपको उधर मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोलेजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सअप कंपोनेंट, ठीक है। ये हमेशा क्या है, साइटोप्लाज्म को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। एक चीज़ है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का काम ये होता है एक सेल को दूसरे सेल को जोड़ के रखना, इनको इंटरकनेक्टिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज़ ना हो, ये कोलेजन ना हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स ना हो, तो सेल तो बिखरे रहेंगे भाई, जुड़े कैसे रहेंगे। मान लो कि अगर ये चीज़ अपने सेल से गायब हो जाए, ठीक है, इंटरकनेक्टिंग्स, इंटरग्रीन प्रोटीन से मिलकर जो बना हुआ प्रोटीन होता है इंटरकनेक्टिंग्स कहलाता है, ठीक है ना। अगर ये एब्सेंट हो जाए तो मान लो 2 मिनट के, तो 2 मिनट ऐसा लगा कि अपना शरीर के जितने भी सेल जो है ना भाग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो सेल को बांध के रखना पड़ेगा, बहुत सारे सेल जब बंध के एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वो टिश्यू बनाएगा,
टिश्यू जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो फिर वो ऑर्गन बनाते हैं। तो ये चीज़ जो अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भाई ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इंटरग्रेड्स, इंटरकनेक्टिंग्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से प्रेजेंट रहेगा कोलेजन, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स, इंटरग्रेन्स, ठीक है, पेप्टोग्लाइकन, ये सारे ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, अटैच्ड। ठीक, चलिए इस तरह से हमने क्या करके रखा, ये सारे हमने सेल फिनिश कर दिया। 1 घंटे का पूरा क्लास था लेकिन सेल हमने पूरा कवर करा दिया। सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, हम जो वॉल्यूम सेकंड की वीडियो आ रहे हैं उसमें हम ऐड करते जाएंगे और वो रेगुलर आएंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है कमेंट पे ज़रूर पूछें, आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं कि सर इस तरह का डाउट आ रहा है, हम उसको क्लियर ज़रूर करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, जो देखो सेल एक, देखो साइटोलॉजी एक पूरा ही डिपार्टमेंट होता है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो इट टेक्स अबाउट 2 ईयर्स, ठीक है ना, मोर देन 2 ईयर्स का टाइम लेता है, लेकिन हम इतना स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमको ज़रूरी चीज़ ही अभी स्टडी करना है जो हमको अभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। अगर हमको साइटोलॉजी ही पढ़ना है तो हम उस डिपार्टमेंट में जाएँ और उसका 1 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं, जितना रिक्वायरमेंट और बेसिक चीज़ आपको चाहिए उतना हमने प्रोवाइड करा दिया है आपको। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज है, क्विजेस है, वो सारे आपको वॉल्यूम सेकंड के जो वीडियो है प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, रेगुलर उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज से मैं इसके बाद जो क्लास थ्योरिकल क्लास होगा टिश्यू पे होगा, और वो भी आपको क्या एक नया प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उस पर अवेलेबल रहेंगे। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, समय देना पड़ता है हर चीज़। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे निवेदन है कि लाइक ज़रूर करें, हाँ, और स्टडी प्रॉपर करते रहें, स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सब लोगों का धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में।